वेलकम टू माय चैनल सोसाइटल सेज पीयूष में आपका स्वागत है और मेरा नाम है पीयूष चिलवाल। अब तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ये जाना कि क्या बैकग्राउंड था, फ्रांस की क्या सिचुएशंस थी, कैसे कैसे हालात बन रहे थे। हमने कॉजेज़ के बारे में जानने की शुरुआत की थी। हमने सोशल कॉज के बारे में जाना था कि कैसे फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। आज की कहानी को उससे आगे बढ़ाते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेजर कॉजेज़ में से एक फ्रांस के पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या थे फ्रांस के पॉलिटिकल कॉजेज़। अब तक की बात में इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बॉर्बन डायनेस्टी के लुइस 14, 15 और 16 बेहद ही कमज़ोर रूलर थे और ख़ास तौर पर लुइस 16 ही वॉज अ वेरी वीक रूलर जो अपनी बात पर नहीं रहता था, जिसकी अपनी कोई बात नहीं थी, जो किसी की बात से इजीली कन्विंस हो जाता था। वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता था। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग में वो काफ़ी कमज़ोर था और साथ ही में उसकी किस्मत का ख़राब होना कहते उसकी पत्नी मैरी, वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। साथ ही उसका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस भी था। तो इनस्टेबिलिटी ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो क्रिएट की, कोई भी सही एडवाइज़र को, सही फाइनेंशियल एडवाइज़र को इसने लुइस 16 के साथ काम करने नहीं दिया, क्योंकि जो भी सही एडवाइज़र होगा वो सबसे पहले यही कहेगा कि ट्रेजरी अगर खाली है तो उसको भरने का काम कीजिए और खर्चों में कटौती कीजिए, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी कि मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी खर्चों में कटौती नहीं हो सकती थी। इसकी जो मैरी की एक आदत थी, इसका हेयर स्टाइल बड़े अजीबोगरीब तरीके की हेयर स्टाइल रखती थी, जैसे अपने सिर के ऊपर पूरा जहाज बनवा देना और अलग कभी पिंजरा बनवा देना, मतलब अपने बालों से अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल्स ये बनाने का इसको शौक था। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा कि जो आम आदमी था फ्रांस का, थर्ड एस्टेट जो है, जिसमें कॉमन पीपल, कॉमन सिविलियंस रहते हैं, ठीक है, ये थर्ड एस्टेट का गवर्नमेंट में कोई भी से नहीं होना, नो से इन द गवर्नमेंट, ये भी एक मेजर कॉज है जो लोगों के मन में डिसकॉन्टेंट क्रिएट करेगा कि भाई आखिर हम जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं गवर्नमेंट सुनवाई कर रही। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है पॉलिटिकल कॉजेज़ में। और एस्टेट जनरल फ्रांस की एक विशेष सभा हुआ करती थी, जब ये एक एज एडवाइजरी कमेटी काम करती थी फ्रांस के लिए, जो लगभग पिछले 175 ईयर्स से बुलाई नहीं गई थी, जिसका काम क्या था, राजा को एडवाइस करने का काम होता था। कभी भी राजा अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाए तो वो एस्टेट जनरल को के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता था। लेकिन यहाँ एस्टेट जनरल की मीटिंग 175 सालों से नहीं हुई थी और ये बात अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और एक चीज़ और ख़ास कि जो प्रिविलेजेस हैं वो खरीदी जा सकती थी, ठीक है, जैसे कोई पैसे वाला है तो वो प्रिविलेजेस खरीद लेता था अपने लिए। और ये एक बहुत बड़ी गलत बात थी इस फ्रेंच सोसाइटी की कि भाई आप कुछ पैसा दीजिए, आप भी शामिल हो जाइए फर्स्ट सेकंड स्टेट्स में। लेकिन यहाँ पे खास बात ये थी, गलत बात ये थी कि इन लोगों को, जो नए लोग, जो नए अमीर लोग आ रहे थे, इनको वो वाली रिस्पेक्ट मिल नहीं पाती थी जो सेकंड स्टेट, जो डायनेस्टिक सक्सेशन से बने हुए लोग थे। तो ये जो नया रिच वर्ग था या नया मिडिल क्लास था या नई रिच क्लास थी, ये दोनों अनसेटिस्फाइड थे इस सिस्टम से, और इनकी ये बहुत बड़ी वजह रहेगी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉज बनेगी। तो प्रिविलेजेस को खरीद लेना, यानी कि जो जिसके पास पैसा है वो प्रिविलेजेस को खरीद रहा है, टैक्सेस, ठीक है, और उसके बाद सारे राइट्स ले रहा है, फ्यूडल्स वाले राइट्स ले रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन थी फ्रांस की, और ये पॉलिटिकल कॉजेज थे। बात करते हैं अब इकोनॉमिक कॉजेज की। क्या आर्थिक हालात फ्रांस में उस टाइम पर हो गए थे, कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस थी, उनके बारे में बात करते हैं।
एक तो देखिए, जैसे हमने बात कहा था कि लुइस 14 लगातार वॉर्स, नेचुरल बाउंड्रीज को ढूंढने के चक्कर में, लुइस 15 उसके बारे में भी हमने ऐसी बात की थी कि भैया वो कभी 7 ईयर्स वॉर में जा रहा है, बगैर तैयारी के लड़ाई कर रहा है। और लुइस 16 वो तो वैसे ही अपने भोग विलास में मस्त था। तो जो सबसे पहली जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बहुत खराब हो गए हैं, ठीक है। क्यों खराब हुए हैं? बेसिकली क्योंकि जो ट्रेजरी है, जो फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, खाली है, दिवालापन आ गया है फ्रांस की ट्रेजरी में, पैसा नहीं है, ठीक है। हम जो आम लोग हैं हम क्या करते हैं, हमारी इनकम के हिसाब से खर्च करते हैं, हमारी जितनी आमदनी होगी उसके हिसाब से खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ खर्चे के हिसाब से आमदनी तय की जाती थी, यानी कि आप जितना खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इनकम जनरेट करेंगे। और इनकम कैसे जनरेट करेंगे? उसका एक ही तरीका है कि आप टैक्सेस बढ़ा दीजिए या फिर लोन ले लीजिए। लोन लेना बहुत इजी मेथड होता है अपने इनकम को बढ़ाने का, जबकि वो इनकम नहीं है, वो एक तरीके की लायबिलिटी है, ठीक है। तो एक बैंकरप्सी मेजर रीजन है, ट्रेजरी का खाली होना। अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द पैलेस ऑफ वर्साई, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड यानी कि कोई खर्च की कोई लिमिट ही नहीं है भाई। बैंकरप्सी हो चुकी है आपके यहाँ, लेकिन आप पूरे ऐशो आराम और पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ लग्जरी से जी रहे हैं। भाई आपके पास घर में पैसा नहीं है, आपको पता है कि आपके घर के खजाने खाली होने वाले हैं, ठीक है, घर बैंकों का खाता नील बटे सन्नाटा है, तो आप उसके बाद क्या पार्टियां करने के लिए थोड़ी जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपके पास इतना पैसा, आप उस पैसे को बचाए और बहुत सलीके से उसका यूज करें। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, ऐशो आराम की जिंदगी में अपना खूब पैसा लुटा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनको। और जब किस्मत खराब होती है तो कहते हैं कि ऊंट पर भी अगर कोई बैठा हो तो उसको कुत्ता काट सकता है। तो वही हालत यहाँ लुइस 16 की हो रही है। भाई किस्मत ऑलरेडी खराब है तो कहीं भी आप सवार हो जाइए, आपको कुत्ता काट ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस साल, जिस साल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अभी साल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उस साल वहाँ फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, ब्रेड्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब ब्रेड्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या हुआ, जो मैरी है वो कहती है आम लोगों से कि भैया अगर ब्रेड महंगी हो गई है तो ऐसा कीजिए, केक खा लीजिए। अब बताइए, ब्रेड महंगी होगी कि केक महंगा होगा? उस महारानी को, उस राजकुमारी को इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि भाई वो क्या स्टेटमेंट दे रही है। तो उसकी इस स्टेटमेंट से फ्रांस के लोगों में बेतहाशा गुस्सा भी था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी वजह रही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। जब भी लोगों की परचेजिंग पावर से बाहर सामान चला जाता है तो लोग रिवोल्ट करते हैं। कई बार वो गुस्सा बाहर निकलता है सीधे तौर पे, या फिर डेमोक्रेसी में खास तौर पे हम लोग सरकार ही पलट देते हैं जब ऐसी सिचुएशन आती है कि भैया चीज़ें हमारी पहुंच से बाहर निकल गई हैं और लगातार चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा, ठीक है। और एक खास बात और कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है भैया, जो 20% आपकी नोबिलिटी है, ये 80% लैंड को होल्ड करती है। इनके पास 80% लैंड है, सिर्फ 20% लोग हैं और इनके पास 80% लैंड है। और जो बची कुची लैंड है उस पर हमारे बाकी के वर्ग हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे कॉमन पीपल है वो काम कर रहा है, इन खेतों में भी वो काम कर रहा है। तो नोबिलिटी के ऑलमोस्ट सफिशिएंट फूड होता था, तो इनको कभी किसी बात से परवाह नहीं थी कि भैया लोग क्या खा रहे हैं, लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। लेकिन इनके भंडार जो हैं, द फर्स्ट एस्टेट्स, इनके भंडार भरे भरे रहते थे। इसीलिए एक बात कही भी गई है कि भाई द क्लर्जी प्रेज, नोबिलिटी फाइट्स,
and the common people pays. Or the third state you can say pays. ठीक है, जो क्लर्जी है वो क्या कर रही है, प्रे कर रही है, पूजा पाठ में, पादरी अपनी पूजा पाठ में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जो नोबिलिटी है वो हमेशा वॉर्ड्स पे, कभी किससे लड़ रही है, कभी किससे लड़ रही है, कभी कहाँ लड़ने के लिए जा रही है। लेकिन जो आम आदमी है वो क्या कर रहा है, वो तो टैक्सेस पे कर रहा है। तो जो टैक्सेस का बोझ है वो किसके ऊपर गिर रहा है, सारा का सारा। ये जो थर्ड एस्टेट है, जो कॉमन पीपल है वहाँ के, वो पे कर रहे हैं टैक्सेस। ठीक है, जो थर्ड एस्टेट है वो क्या कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है। और कितने तरीके के टैक्सेस पे कर रहा है, देखिए इतने तरीके के टैक्सेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फ्रांस में देखिए कई तरीके के टैक्सेस हैं जो आम आदमी को पे करने पड़ रहे हैं। देखिए एक टाइथ नाम का टैक्स है जिसको कौन पे कर रहा है, थर्ड एस्टेट पे कर रहा है, लेकिन वसूलने वाला कौन है, स्टेट है, सीधे वसूल रहा है। ठीक है, एक टाइल नाम का टैक्स है, उसको कौन वसूल रहा है, चर्च वसूल रहा है। ये 1/10 है उपज का, जो भी फसल होगी उसका 10वां भाग किसके पास, 10वां हिस्सा किसके पास आ जाएगा, चर्च के पास आ जाएगा। चर्च जहां पूजा पाठ हो रही है वो भी टैक्स वसूल रहा है। देखिए तो कितना इंटरफेरेंस है रिलीजन का। और टाइथ स्टेट वसूल रहा है, डायरेक्ट टैक्स है, सीधे टैक्स वसूल रहे हैं। इसके अलावा गैबिले नाम का एक टैक्स था, इसको कौन वसूलता था, ये कैसा टैक्स है, ये सॉल्ट पे लगने वाला टैक्स है। अगर आप सॉल्ट खरीद रहे हैं तो आपको उस सॉल्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्ट्रॉट नाम का एक टैक्स है, वो टैक्स ऑन गुड्स, आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उस सामान पर जो टैक्स लगेगा दैट वाज ऑक्ट्रॉट। गैबिले सॉल्ट टैक्स है, आप नमक खरीद रहे हैं, नमक पर टैक्स दे रहे हैं। ऑक्ट्रॉट है, जो भी आप गुड्स ले रहे हैं उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। फिर पोल टैक्स है, इनकम टैक्स है, तमाम तरीके टैक्सेस हैं। और लास्ट में जब टैक्सेस बच गए, बचा हुआ जो इंसान है उसको मार दिया जा रहा है कॉर्वी में। कॉर्वी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ बेगार, फ्री में काम करना। ठीक है, तो इनको जो फ्रांस के जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, इनको रोड बनाने के लिए काम करना पड़ता था, रोड में मजदूरी देनी पड़ती थी, जिसके लिए इनको किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं मिलता था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉर्वे को करते थे, यानी कि बेगारी करते थे। बेगारी करने का मतलब क्या है कि जिस अमाउंट के लिए आपको, जिस काम के लिए आपको कोई पैसा ना मिले, वो क्या है, बेगारी होती है। और यही कॉर्वी नाम का टैक्स एक तरीके का टैक्स ही है जो लोगों से वसूला जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ की जा रही है। ये है फ्रांस के हालात। अब बताइए क्या लोग विद्रोह नहीं करेंगे? अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी लड़ाई, कोई भी क्रांति जमीन पर शुरू होने से पहले दिमाग से शुरू होती है, यहां से शुरू होती है। लोगों को यह रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि भैया आपके साथ गलत हो रहा है। और ये फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, जिसने लोगों को यह रियलाइज करवाया कि भाई आपके साथ जो चीजें हो रही हैं वो क्या है, गलत हैं। तो अब बात करते हैं हम इंटेलेक्चुअल कॉजेज की, कि आखिर क्या है इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए कोई भी लड़ाई शुरू कहां से होती है, यहां से होती है। जब तक आपको यह रियलाइज नहीं होगा आपके साथ गलत हो रहा है, आप कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे। आप आवाज तभी उठाएंगे जब आपको यह रियलाइज होगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, वो जस्टिफाइड नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में आपका आवाज उठाना भी बिल्कुल सही है। कई बार आवाज सुनाई नहीं देती, एकदम से आवाज को सुनने में देरी होती है। ऐसे ही हमारे जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे एक कहावत कही जाती थी, जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो। यानी कि जब आप तोप से न लड़ सकते हो, भाई तोप का आप क्या कैसे सामना करेंगे, तब आप एक अखबार निकालिए, अपनी बात को कहिए, अभिव्यक्त कीजिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस कीजिए। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक लोग आपको कमजोर समझेंगे। एक्सप्रेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही फ्रांस के इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल कॉजेज में से भी एक है। शुरुआत करते हैं फ्रांस के बेहद ही गजब के फिलोसफर, मेरे पसंदीदा वोल्टेयर, जिसके बारे में
जितनी तारीफें करूंगा उतनी कम है, लेकिन बात करते हैं कि ये क्या कहते थे। ये एक सटायरिस्ट थे, अपनी बात को सीधी तौर पे नहीं कहते थे, घुमा फिरा के कहना इनकी आदत थी, मतलब व्यंग करना। सीधी किसी पे चोट नहीं करते हैं, व्यंग करते हैं। व्यंग बहुत जरूरी है, सटायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें सीधे बोलने से बचने के लिए हमारे सटायर्स का जरिया भी बहुत ज़रूरी होता है। लोग समझ तो जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक, तो वोल्टेयर कहता था कि भाई मैं न्यूटन को महान मानता हूं, न्यूटन बड़ा है सीजर और अलेक्जेंडर के मुकाबले। वो ऐसा क्यों कहता है? वोल्टेयर ऐसा क्यों कहता है? वो कहता है कि भैया ये आइडियोलॉजी से आपको कन्विंस कर रहा है, ये आपको सच्चाई के रास्ते पे लेकर के जा रहा है अपने इन्वेंशन, अपने डिस्कवरीज के थ्रू, जबकि ये आपको डरा रहे हैं। ये महान नहीं है। महान कौन है? महान न्यूटन है, जो आपको सच के रास्ते पर लेकर के जा रहा है अपने विचारों से। वोल्टेयर जब न्यूटन को महान बताता है तो वो एक बहुत ही अच्छी बात कहता है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट वोल्टेयर इसके बारे में देता है। वो कहता है कि इट इज टू हिम हु मास्टर्स आवर माइंड बाय फोर्स ऑफ ट्रूथ, नॉट टू दोज हु एनस्लेव मैन बाय फोर्स ऑफ वायलेंस। इट इज टू हिज हु अंडरस्टैंड, नॉट टू दोज हु डिसफिगर्स इट, दैट वी ओ आवर रेवरेंस। ये इसकी बहुत ही अच्छी बात लगती है मुझे। वो कहता है कि भाई हम उसकी बातों से सहमत हों, हमारी रिस्पेक्ट का असली हकदार वो है जो हमारी बात को समझे, जिससे हम अपनी बात कह सकें, जो हमारा दिल जीते, जो हमें जीते तो हमारा दिल जीते, ठीक है, वायलेंस से, डर से हमको ना जीते। वोल्टेयर की ये बात बहुत अच्छी है। इसके अलावा वोल्टेयर कभी भी चर्च का सपोर्टर नहीं था। उसने दोनों तरीके की चर्चेस का विरोध किया। दो चर्चेस जो पॉपुलर है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। वो ये कहता है कि भैया भगवान ईश्वर जो है वो गिरजाघर में नहीं मिलता है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसा हुआ है। ठीक है, वो कहता है कि ये फरेब बंद करो आप चर्च का, जो ईश्वर है वो हमारे अंदर है। और एक चीज और वो कहता है कि गॉड एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन नेचर एंड इन द हार्ट, नॉट इन द बाइबल एंड चर्च। ये स्टेटमेंट किसके खिलाफ है? उनका प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च के खिलाफ है। इसके अलावा वो एक और बात कहते हैं, चर्च पर सटायर करते हैं। पोप को वो कहता था कि ये विदेशी पादरी है, विदेशी है। और साथ में पोप के लिए और वो स्टेटमेंट कहता है, देयर वॉज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही टू डाइड ऑन द क्रॉस। यानी कि दुनिया में एक ही क्रिश्चियन था और वो भी आपने उसको सूली पर टांग दिया। और वोल्टेयर ये भी कहता है कि भैया मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का साथी हूं, मैं आपकी बोलने की आजादी का सपोर्टर हूं। वो एक स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से। आप जो कहते हैं मैं उस बात का विरोध करता हूं, लेकिन आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं आपकी बोलने की आजादी की रक्षा अपने मरते दम तक करूंगा। अपने एक दोस्त को वोल्टेयर एक चिट्ठी में लिखता है, तारीफ करता है फ्रांस के लोगों की। कहता है कि फ्रेंच पीपल कम टू थिंग्स लेट बट दे डू कम, यंग पीपल हैव टू सी फाइन थिंग्स। तो वो एक अच्छी बात कह रहा है कि भैया जो फ्रांस के लोग हैं वो बात पर को समझने में थोड़ा सा देरी तो करते हैं, लेकिन समझ जाते हैं, और आने वाली जो वक्त है उसमें अच्छे दिन वो देखेंगे। और ठीक 10 साल के बाद, वोल्टेयर की डेथ के लगभग 10 साल के बाद, फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। वो वोल्टेयर ना एक आदमी से बड़ा इन्फ्लुएंस था, उसका नाम है जॉन लॉक। उसका नाम क्या है? जॉन लॉक। तो जॉन लॉक से बड़ा इंस्पायर्ड ये बंदा है। और जॉन लॉक ने किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। बहुत ही पॉपुलर किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट लिखी थी। ये कहता है कि भाई जो
पावर है वो एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसका अपोजिशन करता था कि भैया जो एक बंदे के हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जॉन लॉक रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है इस किताब में। वो कहता है कि भैया हमें रिलीजियसली टॉलरेंट होना चाहिए, हमें किसी की धार्मिक आस्था की वजह से उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो एक तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, और दूसरा कहता है कि भैया जो गवर्नमेंट है इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। और जब सरकार लोगों के खिलाफ हो जाए, लोगों के खिलाफ काम करने लगे, तो लोगों को ये हक है कि वो सरकार को बदल दें। एक और बात जॉन लॉक कहते हैं, आइडियोलॉजी इज नॉट बाय बर्थ नाइदर दे आर डिवाइन। यानी कि कोई भी आइडियोलॉजी जो है वो ना तो जन्म से होती है ना ही वो दैवीय है। कोई भी इंसान है जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी है, वो उसके एक्सपीरियंसेस हैं और उसकी सराउंडिंग है, जैसे माहौल में वो रह रहा है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और बात करते हैं आगे की कहानी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अगले पार्ट को देखिए। तब तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।